तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक हैक्स में। और जैसा कि हमारी डिजिटल फॉरेंसिक्स की सीरीज़ चल रही थी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम पढ़ रहे थे नेटवर्क फॉरेंसिक्स, तो आज कंटिन्यू करेंगे वापस नेटवर्क फॉरेंसिक्स को। और नेटवर्क फॉरेंसिक्स को और डेप्थ में पढ़ेंगे, उसके जो कुछ पार्ट्स बाकी रहेंगे थे वो मैं सीरीज़ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो यार जल्दी जाके कर लो, क्योंकि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बता देता हूँ, आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहने वाला है। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट ये रहने वाला है गाइस। तो एनालाइजिंग वायरलेस नेटवर्क, डीएनएस फॉरेंसिक्स, नेटवर्क बेस्ड मालवेयर फॉरेंसिक्स, और उसके बाद जो लास्ट पढ़ेंगे हम नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस प्रिजर्वेशंस। तो प्रिजर्वेशन, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ क्लाउड नेटवर्क। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट रहेगा, इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम 4 सेक्शन ही कवर अप करेंगे। तो हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारी सीरीज शुरू हो रही है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं एनालाइजिंग वायरलेस नेटवर्क। तो एनालाइजिंग वायरलेस नेटवर्क में हम कुछ आई ट्रिपल ई के कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वायरलेस नेटवर्क फॉलो स्पेसिफिक रूल नोन एज आई ट्रिपल ई 802.11 स्टैंडर्ड। और इसमें जो इसके कनेक्शंस के बारे में बताया गया, लाइक स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशंस, क्या कम्युनिकेशंस है। दिस स्टैंडर्ड्स हेल्प वायरलेस नेट डिवाइस लाइक फोन्स और लैपटॉप्स कम्युनिकेट विदाउट वायर्स। अंडरस्टैंडिंग दिस रूल्स इज एसेंशियल्स व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग नेटवर्क रिलेटेड क्राइम्स। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आई ट्रिपल ई क्या है। आई ट्रिपल ई एक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये बेसिकली है क्या। तो is an American professional association for electrical engineers, electronic engineer, other related disciplines. IEEE has corporate office in इसका जो corporate office है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। एंड ऑपरेशन सेंटर्स इन पिक्साट वे, न्यू जर्सी। द आई ट्रिपल ई जो फॉर्म हुआ था वो 1963 में फॉर्म्ड हुआ था। और ये थोड़ा सा आई ट्रिपल ई के बारे में था। तो अब आई ट्रिपल ई के कुछ स्टैंडर्ड जो है वो हम पढ़ लेते हैं। लाइक जो इसका जो सबसे पहला स्टैंडर्ड है वो 802.11 है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेट ऑन ए हायर फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज बट हैज़ ए शॉर्टर रेंज। स्पीड इसकी 54 एमबी तक की होती है। यानी कि आपने देखा होगा 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 54 एमबी तक ही लिमिटेड होती है, 54 एमबी से ऊपर ये नहीं जाता। जो दूसरा आता है 802.11 बी, वर्क्स ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज। आपने कई बार अपने फ़ोन में देखा होगा कि आपका वाईफाई बैंड कई बार 4 गीगाहर्ट्ज 2.4 गीगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। गिव बेटर रेंज बट स्लोअर स्पीड, ये 11 एमबी तक ही सपोर्ट करता है। इट्स पोन टू इंटरफेस फ्रॉम डिवाइस लाइक माइक्रोवेव, जो छोटे डिवाइसेस होते हैं माइक्रोवेव जैसे डिवाइसेस होते हैं, ये उनके लिए बना होता है। जो हमारा थर्ड है वो है 802.11 जी, ऑल्सो वर्क इन द 2.4 गीगाहर्ट्ज रेंज बट हैज़ फास्टर स्पीड्स। और अप टू 54 एमबी तक ये स्टैंडर्ड वर्क करता है। जो फोर्थ है हमारा 802.11 एन, वाईफाई 4, यानी जो पहले आई वाईफाई 4 आता था, फिर वाईफाई 5 आया, फिर वाईफाई 6 आया। तो ये वाईफाई 4 को सपोर्ट करता है। इंट्रोड्यूस एम आई एम ओ मल्टीपल एंटीनाज टू इंक्रीज स्पीड्स अप टू 600 एमबीज तक ये सपोर्ट करता है, इसकी रेंज है। और वर्क ऑन बोथ 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को सपोर्ट करता है ये वाईफाई 4। फिर हमारा आ गया था वाईफाई 5, यूज ओनली 5 गीगाहर्ट्ज बैंड पे ही ये काम करता है, इसके लोअर में ये काम नहीं करता। और प्रोवाइड्स हायर स्पीड अबव 1 Gbps की ये स्पीड जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी इस लेवल का वाईफाई आपको जो है आपके फ़ोन में, आपके जो नए नए अभी जो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें बेसिकली वाईफाई 6 आ गया है।
लेकिन जो पहले कुछ ओल्ड टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स थे, थोड़ा सा मैं बैक ऑन चलूँ तो 1 GBps की स्पीड देते थे एंड सपोर्ट मोर डिवाइसेस सिमिल्टेनियसली। उसके बाद हमारा वाईफाई 6 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, वाईफाई 6 का वर्जन यानी 802.11 AX जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है हर जगह। लेटेस्ट वर्जन ऑफरिंग फास्टर स्पीड, ये 9.6 Gbps की स्पीड देता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है। और इसके एरिया लाइक कॉफ़ी शॉप्स हो गए या जो भी बड़े बड़े कॉफ़ी शॉप्स हो गए या रेस्टोरेंट्स हो गए या कोई और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बेसिकली उनमें यूज़ किया जाता है। हमारे जो लेटेस्ट फ़ोन हो गए या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के फ़ोन आते हैं उनमें ये सपोर्टेड होता है। अब इन सब की फॉरेंसिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज़ क्रूशियल टू नो डैट व्हाट वायरलेस स्टैंडर्ड वाज यूज। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वायरलेस स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है, तभी आप उसकी फॉरेंसिक्स कर पाओगे। एज इट अफेक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ रेंज एंड हाउ इजीली द नेटवर्क कुड बी कॉम्प्रोमाइज। तो यही फंडा है कि नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ हो जब नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो आप जब फॉरेंसिक्स करते हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उस वक्त कौन सा स्टैंडर्ड वर्क कर रहा था। उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, उस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे। फिर हमारा आ जाता है वायरलेस नेटवर्क स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, द मोस्ट कॉमन टाइप वेयर द डिवाइस कनेक्ट टू सेंट्रल एक्सेस पॉइंट यानी एपी लाइक होम वाईफाई और राउटर्स जो आपके होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में आते हैं। सेंट्रल एपी यानी सेंट्रल एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा आता है एडी हॉक मोड, डिवाइस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट एन एक्सेस पॉइंट। इसमें कोई भी एक्सेस पॉइंट नहीं नहीं होता है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ एडी हॉक का, एडी हॉक जो है सपोर्ट करता है वेरियस स्टैंडर्ड्स को, ये भी सपोर्ट करता है। तो मैं इसका आपको अगर एग्जांपल दूँ तो एक हो जाता है हमारा वाईफाई कैपेबल फॉर लैपटॉप्स एंड कैन कनेक्ट टू वाईफाई एंड हॉक नेटवर्क टू गेन इंटरनेट एक्सेस ओवर द स्मार्टफोन सर्कुलर इंटरनेट लिंक। तो ये एक बेसिकली इसका एक एग्जांपल हो गया। फिर हमारा आ जाता है मैश नेटवर्क, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट एंड पास डेटा थ्रू वन नेटवर्क मेकिंग कम्युनिकेशन मोर रिजलाइंट बट कॉम्प्लेक्स। तो मैश नेटवर्क में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और कम्युनिकेशन थोड़ी रिलायबल होती है। मल्टीपल डिवाइस इस पे कनेक्टेड होते हैं और डेटा एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारा आ जाता है फॉरेंसिक्स फोकस। अब इसमें फॉरेंसिक्स फोकस क्या बता रहा है आपको कि इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क वाज इन प्लेस कैन हेल्प डिटरमाइन इफ कम्युनिकेशन वाज हैपनिंग डायरेक्टली बिटवीन एडी हॉक और थ्रू ए सेंट्रल फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको ये पता लगाना जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन हुई थी वो एडी हॉक के थ्रू हुई थी या एपी के थ्रू हुई थी, यानी एक्सेस पॉइंट उसमें यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था। तो की टर्म्स क्या आ जाती है इन्वेस्टिगेट में, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर को। एसएसआईडी आपको पता होनी जरूरी है। द नेटवर्क नेम समटाइम्स हिडन बाय द अटैकर टू अवॉइड डिटेक्शन। ये एक यूनिक आईडी होती है, बेसिकली एक नेटवर्क नेम होता है एसएसआईडी, समटाइम्स हिडन बाय अटैकर टू अवॉइड डिटेक्शन। तो क्या होता है जब कोई अटैकर अटैक करता है तो ये अपनी एसएसआईडी हाइड कर लेता है, वहाँ पे कुछ प्रॉक्सी एसएसआईडी लगा लेता है। तो ये एक एसएसआईडी का फंडा है। फिर हमारा आ जाता है बीएसएसआईडी। तो बीएसएसआईडी भी कुछ इस टाइप से, द यूनिक आइडेंटिफाई एक यूनिक आइडेंटिफायर है। इट इज़ एन यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ्टन द एक्सेस पॉइंट मैक एड्रेस, जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है वो आपका मैक एड्रेस होता है। इन्वेस्टिगेटिंग दिस हेल्प डिटरमाइन विच डिवाइस होस्टेड द नेटवर्क। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने से ये पता चल जाता है कि कौन सा डिवाइस नेटवर्क पे होस्ट कर रहा था, डिवाइस का नाम क्या था, कौन सा मॉडल था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें बीएसएसआईडी से पता चल जाती है। तो एसएसआईडी बेसिकली एसएसआईडी की फॉर्म में आपको क्लियर कर देता हूँ। एसएसआईडी सर्विस सेट आइडेंटिफायर होती है। एसएसआईडी सर्विस सेट आइडेंटिफायर के लिए स्टैंड करती है। और जो ये अपनी बीएसएस आईडी है वो स्टैंड करती है इसके लिए
बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर होती है। बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर लाइक मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, द एक्सेस पॉइंटर और वायरलेस राउटर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू द वाईफाई। इन टर्म्स दिस टर्म्स इज यूज्ड इन वायरलेस नेटवर्किंग, और ये टर्म जो है वायरलेस नेटवर्किंग में यूज़ होती है। BSSID itself is used to describe the different sections of WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। BSSID और SSID बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉरेंसिक पर्सपेक्टिव में। चैनल्स एंड इंटरफेस की बात करूँ यहाँ पे, नेटवर्क ऑपरेट ऑन डिफरेंट चैनल लाइक लेन ऑन ए रोड, चेकिंग विच चैनल वाज यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई इंटरफेस दैट कुड मास्क मैलिशियस एक्टिविटी। तो जब आप वायरलेस नेटवर्क देखते हो तो वहाँ पे खूब सारी चीज़ें आती है, जैसे SSID, BSSID, और चैनल भी आता है 0 1 2, ऐसे चैनल्स नंबर आते हैं। तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? नेटवर्क ऑपरेट ऑन डिफरेंट चैनल, ठीक है। नेटवर्क जो होता है वो डिफरेंट चैनल पे ऑपरेट करता है, लाइक लेन्स एंड रोड्स। चेकिंग विच चैनल वाज यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई इंटरफेस को आइडेंटिफाई करने में चैनल हेल्प करते हैं। यहाँ कोई मेलिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। किसी ने मास्क लगा के एक्टिविटी की तो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा आ जाता है कैप्चरिंग वायरलेस ट्रैफिक वाईफाई, यानी टूल्स फॉर कैप्चरिंग नेटवर्क डेटा। तो हमारा जो पहला टूल है वो है वाईशार्क। वाईशार्क के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियोस में। वाईशार्क क्या होता है? बेसिकली एक कैप्चरिंग है और मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर है वाईशार्क, जो आप बोथ लिनक्स और विंडोज़ दोनों में सपोर्ट करता है। इस पर आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो और पीके फाइल भी इसमें ओपन करके देख सकते हो, अगर आपके पास कोई पीके फाइल है। दूसरा हमारा आ जाता है एयरक्रैक एनजी सूट। एयरक्रैक एनजी सूट बेसिकली वाईफाई हैकिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, लिनक्स में आता है ये, प्री इंस्टॉल आता है लिनक्स में। एयर क्रैक एनजी के अंदर एक और टर्म आती है एयर डंप एनजी। तो एयर क्रैक एनजी सूट क्या करता है कि इट ए सेट ऑफ टूल स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर कैप्चरिंग एंड क्रैकिंग वायरलेस ट्रैफिक। और एयर डंप एनजी जो होता है वो पैकेट्स को कैप्चर करता है और इंक्रिप्शन को ब्रेक करता है। ओके। तो एयर क्रैक एनजी अटेम्प्ट टू ब्रेक इंक्रिप्शन। आपका जो एयर क्रैक एनजी हो गया वो इंक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए हो गया। और एयर डंप एनजी जो हो गया वो आपके पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए हो गया। ये दोनों एक साथ काम करते हैं, ये दोनों टूल इनबिल्ड होते हैं। फिर हमारा आ जाता है किस्मेट, ए टूल टू डिटेक्ट एंड कैप्चर वायरलेस डिवाइसेज एंड नेटवर्क, यूजफुल फॉर ट्रैकिंग हिडन नेटवर्क्स। तो कुछ हिडन नेटवर्क्स होते हैं, लाइक आपके फ़ोन में, आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप में सेटिंग्स आती है कि आप अपने नेटवर्क को हाइड कर दें। तो उन नेटवर्क को भी ये ट्रैक करने में हेल्प करता है। फॉरेंसिक फोकस क्या बोलता है इसका? कैप्चरिंग नेटवर्क डेटा इज लाइक रिकॉर्डिंग एवरीथिंग हैपनिंग इन ए रूम फ्रॉम कन्वर्जन्स टू मूवमेंट। इन फॉरेंसिक दिस इज क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस बिहेवियर ऑन द नेटवर्क। कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर नेटवर्क पे जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, फॉरेंसिक्स के अंदर मैं बात करूँ तो, इन टूल्स की मदद से। फिर हम बात करते हैं हाउ टू कैप्चर वायरलेस डेटा। अब आपको वायरलेस डेटा कैप्चर करना है, एक तो मैंने बता दिया आपको वायर शार्क, ठीक है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है मॉनिटर मोड। मॉनिटर ये एक एक्चुअली एक मोड होता है। तो क्या होता है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस होता है, जैसे कि टीपी लिंक आता है या और भी खूब सारे डिवाइसेस आते हैं, अल्फ़ा के आते हैं। तो उनमें मॉनिटर मोड को आपको ऑन करना पड़ता है पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए, उनकी हैंडशेक फाइल्स को कैप्चर करने के लिए। बेसिकली हैंडशेक फाइल में पासवर्ड कंटेंट होते हैं एक हैश वैल्यूज़ में, जहाँ पे आपका पीसी जो है वो क्रैक करता है पासवर्ड को और आपको बताता है कि इस वाईफाई का पासवर्ड क्या होने वाला है, क्या है मतलब। कैप्चरिंग हैंडशेक इज द की एक्सचेंज बिटवीन ए डिवाइस एंड नेटवर्क। ये की है जो एक्सचेंज होती है डिवाइस एंड नेटवर्क के बीच। कैप्चरिंग दिस इज क्रिटिकल व्हेन ट्राइंग टू डिक्रिप्ट द नेटवर्क ट्रैफिक। अगर आपको नेटवर्क का ट्रैफिक डिक्रिप्ट करना है तो आपके पास हैंडशेक फाइल होनी ज़रूरी है। हैंडशेक फाइल भी आप जब कैप्चर करोगे तो ये आपको मिलेगी। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं? वायरलेस नेटवर्क कैन स्विच चैनल्स मेकिंग इट हार्ड टू कैप्चर ऑल ट्रैफिक। तो वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, कई बार अपने चैनल कंटिन्यूसली स्विच करते हैं। तो जब स्विच करते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है ट्रैफिक को कैप्चर करना। फिर आ जाता है हमारा वीक सिग्नल स्ट्रेंथ कैन रिजल्ट इन इनकम्प्लीट डेटा। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ सही नहीं है, आप जिस डिवाइस को कैप्चर करना चाहते हो उससे आप काफ़ी दूर हो या वो आपसे काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे भी एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैप्चर करना, और एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है फॉरेंसिक एविडेंस में। फिर हमारी कुछ टेक्नोलॉजी आ जाती है वायरलेस में, जैसे कि VP और VPA2।
एंड वीईपी और वीपीए 3 भी चल ही रहा है। वीईपी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी इज एन ओल्ड वीक इंक्रिप्शन मेथड यूज्ड इन अर्ली वाईफाई नेटवर्क। इट हैज़ ए मेजर फ्लो for collisions, basically predictable repeating pattern that allow attacker to break the encryption and see all traffic। ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है वाईफाई की, जो बहुत ही वनरेबल थी और बहुत ही ज़्यादा इसमें बग्स थे। अभी भी कुछ जगह ये यूज़ होती है। और एक इंक्रिप्शन टेक्निक थी बहुत ही पुरानी, जैसे वीपी में अभी जैसे कि हमारा वीपीए 3 चल रहा है, जो काफ़ी एडवांस लेवल का है। अब इसका फॉरेंसिक एनालिसिस क्या बोलता है? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कलेक्ट द आई 4 स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा यूजिंग टूल लाइक एयर डंप एनजी। वंस इनफ fourth are collected, tools like AirCan break the encryption and reveal the traffic। तो क्या होता है कि जब आप वी पे वी वेब का ट्रैफिक कैप्चर करते हो, तो आप इससे इजीली एयर क्रैक एनजी से आप इसकी इंक्रिप्शन फाइल को तोड़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं होता है, बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। फिर हमारा आ गया था वीपीए और वीपीए 2 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये एक बहुत ही थोड़ा सा एडवांस था, वीपीए 3 से थोड़ा सा कम। VP and VP2 are much stronger than VEP. However, if a weak password is used, attacker can capture the network handshake and then attempt to crack the password using brute force or dictionary attack। बट कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा वनरेबल है, अगर किसी अटैकर के पास हैंडशेक फाइल आ जाती है, आपका वीक पासवर्ड है, तो वो क्रैक कर सकता है। तो बेसिकली क्या फंडा होता है कि आपको हमेशा अपने पासवर्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, उनकी लेंथ अच्छी रखनी चाहिए, ताकि कोई भी टूल उसको क्रैक ना कर पाए। अब क्रैकिंग प्रोसेस क्या हो गया? कैप्चर द वीपीए वीपी 2 हैंडशेक, जो मैंने बताया कि हैंडशेक फाइल आपको कैप्चर करनी पड़ती है अपने डिवाइस को मॉनिटर मोड में डाल के। यूज टूल टू ट्राई मिलियंस ऑफ पॉसिबल पासवर्ड टू गेस द करेक्ट वन। तो यहाँ तो आप डिक्शनरी अटैक कर सकते हो कि आपको आगे वाले के बारे में कुछ पता है, आपने उससे रिलेटेड कुछ डिक्शनरी बना ली, ठीक है। यहाँ आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो हैंडशेक फाइल पे। फिर हमारा आ जाता है VPA 3, द न्यूएस्ट वर्जन, जो अभी लेटेस्ट में यूज होता है, डिजाइन टू बी मोर सिक्योर बट स्टिल पोटेंशियल वल्नरेबल। ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वल्नरेबल है टू डाउनग्रेड अटैक्स जो होते हैं ट्रिकिंग डिवाइस इनटू यूजिंग वीकर VPA 2 इंक्रिप्शन। अब फॉरेंसिक फोकस की बात करें, कैप्चरिंग नेटवर्क हैंडशेक इज क्रूशियल टू गेनिंग एक्सेस टू इंक्रिप्टेड डेटा, investigating whether the weak password were used or if a fallback encryption like VPA 2 when VPA 3 should be used was in place is a key focus for investigator। तो एज ए आप इन्वेस्टिगेटर क्या देखोगे? तो आप पहले इंक्रिप्शन टेक्निक देखोगे कि मुझे यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्निक कौन सी लगानी है, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हुई है, VPA 2 यूज हुई है या VPA 3 यूज हुई है या VEP यूज हुई है। तो उस हिसाब से आप फॉरेंसिक टेक्निक्स जो है आप अप्लाई करोगे और पासवर्ड को क्रैक करोगे। फिर एनालाइजिंग वायरलेस अटैक, तो कुछ वायरलेस अटैक्स होते हैं, जैसे कि रोगियो एक्सेस पॉइंट यानी इविल ट्विन अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि अटैकर क्रिएट फेक एक्सेस पॉइंट दैट लुक्स लाइक लेजिटिमेट नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है कि अटैकर जो होता है वो आपके जैसे कोई फेक एक्सेस पॉइंट बना देता है, यानी जिसको वो टारगेट करना होता है, यानी वो सी को टारगेट कर रहा है तो बी के जैसा एक फेक नेटवर्क बना लेगा। अगर सी बी से कनेक्टेड है तो सी क्या करेगा, जब कनेक्ट करेगा तो उसे लगेगा कि ये तो एक ओरिजिनल नेटवर्क है, तो उससे कनेक्ट कर लेगा। तो दिस ट्रिक यूजर इनटू कनेक्टिंग टू द नेटवर्क वेयर द अटैकर कैन कैप्चर ऑल देयर ट्रैफिक। जब उससे वो कनेक्ट कर लेगा तो उसका सारा ट्रैफिक कैप्चर कर लेगा, प्रिटेंड कर रहा है कि भाई मैं ही बी हूँ, तू मुझसे कनेक्ट कर। तो ऐसा वो एक एक्सेस पॉइंट बना लेगा। अब फॉरेंसिक एनालिसिस क्या बताता है? इन्वेस्टिगेटर कंपेयर द रियल एक्सेस पॉइंट BSS ID एंड SSID। जब इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसके पास BSS ID और SSID तो होगी डिवाइस की तो उससे वो कंपेयर करके देख सकता है कि ओरिजिनल है या फेक है। डिफरेंसेस इन दिस आइडेंटिफायर और सडन सर्च इन कनेक्शन अटेम्प्ट टू फेक एपी कैन एन इंडिकेट एन अटैक। तो BSS ID और SSID फेक है तो एक इंडिकेशन हो गया कि हाँ ये फेक अटैक था, किसी ने ट्राई किया है कि भाई आपका डेटा चुरा लिया किसी ने। फिर हमारा आ जाता है दी ऑथेंटिकेशन अटैक। इन ए डॉट अटैक एन अटैकर सेंड स्पेशल पैकेज दैट फोकस डिवाइसेस टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम ए नेटवर्क। तो एक अटैकर क्या होता है कि खूब सारे पैकेट एक नेटवर्क पे सेंड करता है, तो नेटवर्क क्या करता है कि मिसबिहेव करने लग जाता है, राउटर मिसबिहेव करने लग जाता है। दिस ओपन्स द डोर फॉर द अटैक। और जो जब वो मिसबिहेव करता है तो सारे डोर्स जो है एक अटैकर के लिए ओपन हो जाते हैं। कैप्चर हैंडशेक डेटा और फोर्स यूजर टू कनेक्ट टू ए यूज एपी एक्सेस पॉइंट। तो फिर क्या होता है कि जब कोई यूजर कनेक्ट करता है तो
सारा डेटा एक अटैकर के पास चला जाता है। इतने सारे पैकेट अगर एक एक्सेस पॉइंट पे जब कोई अटैकर भेजता है तो ऑफ कोर्स वो नेटवर्क मिसबिहेव करने लगेगा। फिर forensic focus investigator look for dot packets in a network traffic. These packets are clear sign that someone was trying to force device offline for malicious purpose. तो वो डिवाइस को ऑफलाइन कर देता है। इतने सारे पैकेट्स जब भेजे जाएंगे, जब एनालिसिस होगा तो उसमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इतने सारे पैकेट्स एक ही आईपी एड्रेस से कंटिन्यूज आ रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारा रिप्ले अटैक। रिप्ले अटैक क्या होता है? इन दिस अटैक लेजिटिमेट डेटा पैकेट्स आर कैप्चर एंड रीसेंड बाय द अटैकर टू डिस्टर्ब कम्युनिकेशन और गेन अनऑथराइज एक्सेस। तो इसमें भी बेसिकली अटैकर जो होता है पैकेट्स कैप्चर करता है और उनको रीसेंड करता है कुछ मैनिपुलेशन करके, और कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर देता है। एक बेसिकली मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो अब फॉरेंसिक्स फोकस क्या कहता है? फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट लुक फॉर रिपीटेड और आउट ऑफ सीक्वेंस पैकेट विच सिग्नल दैट रिप्ले अटैक हैज टेकन प्लेस। तो आउट ऑफ सीक्वेंस जो पैकेट्स होते हैं, सीक्वेंस के बाहर के पैकेट, तो उनको देखा जाता है कि ये कौन से पैकेट सीक्वेंस वाले हैं। लाइक जब पैकेट्स नेटवर्क पे जा रहे होते हैं तो वो चंक्स में बढ़ जाते हैं पैकेट्स। जब चंक्स में बढ़ जाते हैं और जब वो वापस डिकैप्सुलेशन होता है, डिकैप्सुलेशन का जब प्रोसेस हो रहा है, जब वो सीक्वेंस में बनते हैं वापस पैकेट, तो उनके सीक्वेंस देखे जाते हैं कि हर जो चंक्स होता है वो एक दूसरे का यूनिक आईडी कंटेन करके चलता है ताकि वो रिसीवर साइड पे जाके वापस जुड़ सके। तो ये एक बेसिकली रिप्ले अटैक हो जाता है। फिर हमारा जाता है डीएनएस फॉरेंसिक्स, डीएनएस प्रोटोकॉल ओवरव्यू। डीएनएस आप सभी को पता होगा कि डीएनएस क्यों बना था। डीएनएस बेसिकली इसलिए बना था ताकि किसी को आईपी एड्रेस याद ना करना पड़े। एक डीएनएस हो, एक यूनिक नेम हो किसी भी वेबसाइट का, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करके डीएनएस बन जाता है। द डोमेन नेम सिस्टम इज क्रूशियल कंपोनेंट फॉर ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू मशीन रीडेबल आईपी एड्रेस। In a forensic context, understanding DNS is essential for tracing user action, detecting anomalies and identifying malicious activity. तो यही डेफिनेशन है इसकी, सेम जो मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन रीडेबल डोमेन को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, जिससे आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम जो भी आप यूज़ करो वो समझ सके। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड, वेरियस टाइप के डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। पहला होता है हमारा ए रिकॉर्ड यानी एड्रेस रिकॉर्ड, मैप डोमेन नेम्स टू IPv4 एड्रेस प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू डेस्टिनेशन सर्वर। तो ये मैप करता है, IPv4 एड्रेसेस को मैप करता है। और जो हमारा सेकंड आता है वो आता है ए रिकॉर्ड, सिमिलर टू ए रिकॉर्ड बट फॉर IPv6। ये IPv6 के लिए बना होता है। विच आर इंक्रीजिंगली रिलीवेंट एज IPv6 एडोप्शन ग्रो। फिर हमारा आ जाता है सी नेम रिकॉर्ड, colonial नेम रिकॉर्ड दैट कैन इंडिकेट अलाइजिंग बिहेवियर एंड में रिवील मिस कॉन्फ़िगरेशन और रीडायरेक्शन। कोई भी रीडायरेक्शन हुआ या कोई भी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है तो आप सी नेम रिकॉर्ड्स को चेक कीजिए। फिर हमारा आ जाता है MX रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड दैट कैन हेल्प ट्रेस ईमेल रिलेटेड थ्रेड्स। फिर हम बात करें क्वेरी टाइप्स एंड देयर फॉरेंसिक इम्प्लीकेशंस। रिकर्सिव क्वेरीज क्या होती है हमारी? The resolver takes responsibility for finding the answer which is vital for understanding user request and traffic flow in investigation. तो आपकी ये जो क्वेरी टाइप्स एंड देयर फॉरेंसिक इम्प्लीकेशंस है,
तो बेसिकली आपकी रिक्यूसिव क्वेरी क्या होती है? रिक्यूसिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होता है, क्वेरी दैट कंटिन्यूसली रेफरेंस ए प्रीवियस रिजल्ट until it return an empty results। तो जब भी कोई empty results जब तक नहीं आते तो कंटिन्यूसली रेफरेंस करती है प्रीवियस रिजल्ट को, जब तक उसके पास कोई empty results नहीं आ जाते हैं, जब तक वो खाली नहीं हो जाती है। फिर हमारे आ जाती है इटरेटिव क्वेरीज। दिस प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ clients interact with the DNS hierarchy critical for tracing parts of potential DNS manipulation। तो ये भी एक क्वेरी होती है जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करती है, डीएनएस की हायरार्की में होती है। क्रिटिकल फॉर ट्रेसिंग पार्ट्स ऑफ पोटेंशियल डीएनएस मैनिपुलेशन, उन डीएनएस पार्ट्स को ट्रैक करने में हेल्प करती है जो मैनिपुलेट हुए हैं या मैनिपुलेट किए गए हैं। फिर एनालाइजिंग डीएनएस क्वेरी एंड रिस्पॉन्स, फॉरेंसिक एनालिसिस टेक्निक। पहले तो आपकी टेक्निक आ जाती है पैकेट कैप्चर, यूटिलाइज टूल लाइक वायरशार्क एंड वायरशार्क टू कैप्चर एंड एनालाइज डीएनएस ट्रैफिक। फोरेंसिक एनालिस्ट शुड लुक फॉर द पैटर्न्स इन द पैकेट्स डेटा, फोकसिंग ऑन बोथ क्वेरीज एंड रिस्पॉन्स। फिर हमारी आ जाती है लॉग एग्जामिनेशन। ये भी एक दूसरी टेक्निक है। Scrutinize DNS server logs to detect anomalies. This include identifying frequency of query, एक क्वेरी की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई, हाई क्वेरी रेट्स टू बी स्पेसिफिक डोमेन में इंडिकेट स्कैनिंग और मेलिशियस बिहेवियर। कोई भी कंटिन्यू हाई क्वेरीज आ रही है तो वो इंडिकेट करती है मेलिशियस बिहेवियर को। फिर हमारा रिस्पॉन्स कोड हो जाता है एनालाइजिंग रिस्पॉन्स कोड। नो एरर और एनएक्स डोमेन कैन इंडिकेट इशू और अटैक। फिर आइडेंटिफाइंग मेलिशियस एक्टिविटी, आप एक मेलिशियस एक्टिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले तो आप एनामोली डिटेक्शन कीजिए। स्टेबलाइज बेसलाइन बिहेवियर फॉर डीएनएस ट्रैफिक टू डिटेक्ट डाइविएशंस सच एज सडन इंक्रीज इन क्वेरीज, पैटर्न सजेस्टिंग द यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड क्वेरी टाइप, एक्सेसिव सी नेम रिक्वेस्ट, सी नेम की ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रही है। या आप टाइम आउट को चेक कर सकते हैं या फेलियर्स को चेक कर सकते हैं कि कितने फेलियर्स अटैम्प्ट जो आए हैं डीएनएस पे या टाइम आउट्स क्या थे उनके। फिर हम बात करते हैं डीएनएस टनलिंग एंड एक्सीफिल्ट्रेशंस डिटेक्शंस की। अंडरस्टैंडिंग डीएनएस टनलिंग क्या होती है? डीएनएस टनलिंग इज ए मेथड अटैकर यूज टू इनकैप्सुलेट डेटा विद इन डीएनएस क्वेरी एंड रिस्पॉन्स, अलाउइंग फॉर कन्वर्ट कम्युनिकेशन और डेटा एक्सीफिल्ट्रेशन। तो क्या होता है कि जब आपका डेटा इनकैप्सुलेट और डिकैप्सुलेट होता है, जब ओएसआई मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जब डेटा इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता है, वैसे ही यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस फॉलो होता है डीएनएस टनलिंग में। डीएनएस टनलिंग में हम्म, चलता है चलता है चलता है। को यार, तो ये डीएनएस टनलिंग होती है बेसिकली। जो डी लाइक मैं और सिंपल भाषा में बात करूँ, डीएनएस टनलिंग इज अ मेथड अटैकर यूज टू इनकैप्सुलेट डेटा विद इन डीएनएस कैरी। तो क्या होता है डीएनएस टनलिंग में? आपका डेटा पूरा इनकैप्सुलेट हो जाता है। फिर फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस की हम बात करें, दिस मेथड कैन बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स मेकिंग इट क्रिटिकल फॉर फॉरेंसिक एनालिस्ट टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट। तो फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या होगा? दिस मेथड कैन बाईपास ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स। तो डीएनएस टनलिंग अटैक जब होता है तो बाईपास कर देता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स को, और एक फॉरेंसिक एनालिस्ट के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना
तो डिटेक्शंस मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो हमारा हो गया ट्रैफिक पैटर्न एनालिसिस। आप ट्रैफिक के पैटर्न को एनालिसिस कीजिए, उसके आईपीस देखिए, उसके अंदर बीएसएस आईडी एसएस आईडी देखिए, या उसके पैकेट के अंदर डेटा क्या है, क्या पेलोड कंटेंट कर रहा है, क्या टाइम एनालिसिस कीजिए। फिर आप रेगुलर एक्सप्रेशन फिल्टरिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटिंग रेजेक्स टू फिल्टर फॉर सस्पिशियस पैटर्न को फिल्टर कर सकते हैं, सच एज बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग इन क्वेरीज कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल टनलिंग एक्टिविटीज। बेस 64 से इनकोडेड जो स्ट्रिंग्स हुई है उनको आप एनालिसिस कीजिए। फिर आप रेट मॉनिटरिंग कीजिए, एंड इंक्रीज इन डीएनएस रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम। अगर डीएनएस में पर यूनिट टाइम रेट इंक्रीज हो रही है या रिक्वेस्ट इंक्रीज हो रही है तो उसको देखिए आप, स्पेशली टू सॉरी स्पेसिफिकली टू स्पेसिफिक टीएलडी टॉप यानी टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं कैन बी स्ट्रॉन्ग और इंडिकेटर फॉर ऑफ टनलिंग अटेम्प्ट्स। तो टॉप लेवल डोमेन्स को देखिए, ये स्ट्रॉन्गर इंडिकेटर होते हैं टनलिंग अटेम्प्ट में। फिर बात करते हैं प्रिवेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव मेजर्स की। इम्प्लीमेंट डीएनएस फिल्टरिंग, दिस कैन ब्लॉक नॉन मेलिसियस डोमेन एंड हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद टनलिंग। आप डीएनएस फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिर रेगुलर ऑडिट्स कीजिए, वो भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। फिर हम बात करते हैं डीएनएस बेस्ड अटैक की। फिर जो हमारा पहला अटैक आ जाता है वो होता है कैशे पॉइजनिंग। तो कैशे पॉइजनिंग में क्या होता है? इन्वॉल्व एन अटैकर इंसर्टिंग करप्ट डीएनएस डेटा इनटू रिसॉल्वर कैशे लीडिंग टू इनकरेक्ट आईपी एड्रेस रिजोल्यूशन। तो अटैकर क्या होता है, एक करप्ट डीएनएस डेटा जो है वो सेंड करता है, यानी डाल देता है उसके अंदर, रिसॉल्वर के अंदर भेज देता है, रिसॉल्वर कैशे के अंदर भेज देता है। और इससे क्या होता है कि इनकरेक्ट आईपी एड्रेस का रिजोल्यूशन हो जाता है, लीडिंग टू इनकरेक्ट आईपी एड्रेस रिजोल्यूशंस। इनकरेक्ट आईपीज आपके डेटा सेट में स्टोर हो जाती है। फिर फॉरेंसिक रिलीवेंस क्या है इसका? दिस कैन रीडायरेक्ट यूजर टू मैलिशियस साइट्स, मेकिंग इट विटल फॉर फॉरेंसिक एनालिस्ट टू डिटेक्ट एंड अंडरस्टैंड सच इंसिडेंट्स। फिर डिटेक्शन टेक्निक्स, लॉग एंड क्वेरी एनालिसिस सबसे अच्छी टेक्निक है। रिव्यू डीएनएस रिसॉल्वर लॉग्स फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस टू कैशे एंट्रीज। मॉनिटरिंग शुड बी फोकस ऑन, आपकी मॉनिटरिंग किस पे फोकस होनी चाहिए? अनएक्सपेक्टेड आईपी एड्रेस चेंजेस, आईपी एड्रेस में कोई चेंज हो जाए, या इंक्रीज एरर रेट इंक्रीज हुई है। फिर आ जाता है हमारा डीएनएस हाईजैकिंग। तो डीएनएस हाईजैकिंग एकर व्हेन अटैकर गेन कंट्रोल ऑफ डीएनएस सर्वर और मैनिपुलेट डीएनएस रिस्पॉन्स टू रीडायरेक्ट यूजर। तो अटैकर जब आपके डीएनएस पे गेन कर लेता है, उसको मैनिपुलेट कर लेता है डीएनएस रिस्पॉन्स को, और उसको रीडायरेक्ट एक पर्टिकुलर यूजर्स पे कर देता है, तो वो डीएनएस हाईजैकिंग होती है। अब फॉरेंसिक इम्पैक्ट क्या बोलते हैं इसका? इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट डेटा ब्रीच, इससे डेटा ब्रीच हो सकता है। एज यूजर में अननोइंगली एक्सेस मेलिशियस वेबसाइट, और जो यूजर है वो उसको पता भी नहीं होता, वो मेलिशियस वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है। और फिर डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? डीएनएस रिकॉर्ड इंटीग्रिटी चेक, रेगुलर कंपेयर करंट डीएनएस रिकॉर्ड अगेंस्ट नॉन गुड वैल्यूज टू आइडेंटिफाइज अनऑथराइज्ड चेंजेस। आप डीएनएस रिकॉर्ड की इंटीग्रिटी चेक कीजिए। मॉनिटरिंग डीएनएस क्वेरी पैटर्न्स, लुक फॉर एनामलीज सच एज सडन स्पाइक्स इन क्वेरी टू अनफैमिलियर डोमेन्स विच कैन इंडिकेट पोटेंशियल हाईजैकिंग। आप डीएनएस क्वेरी के पैटर्न्स को देखिए, एनामलीज को देखिए, स्पाइक्स को देखिए, क्वेरीज को देखिए। फिर मेटिगेशंस की बात करें, इम्प्लीमेंट डीएनएस एस ईसी, दिस एड्स ए लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट इंश्योर रिस्पॉन्स टू डीएनएस क्वेरी और ऑथेंटिकेट, thus reducing risk associated with the cache poisoning and hijacking। आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डीएनएस एसएसई को। अब डीएनएस एसएसई क्या हो जाती है, ये टर्म जो नहीं आई है अभी, ये है क्या? तो डीएनएस एसएसई बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी ई एक्सटेंशन। और ये इट इज़ ए सेट ऑफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी आईईटीएफ, सिग्निफिकेशन ऑफ सिक्योरिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डीएनएस। तो ये एक टेक्निक है जो डीएनएस से इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है, डीएनएस उसको सिक्योर करने की एक टेक्निक है, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। बेसिकली ये एक सूट है, एक्सटेंशन सूट है, डेट ऐड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू द डोमेन। डीएनएस में एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर देता है बाय इनेबलिंग डीएनएस रिस्पॉन्स टू द वैलिडेट, स्पेशली डीएनएसएस इसी प्रोवाइड्स ओरिजिन अथॉरिटी, ओरिजिन की अथॉरिटी देता है, डेटा इंटीग्रिटी देता है, एंड ऑथेंटिकेट डिनाल ऑफ एक्सटेंशंस।
तो एक अच्छी टेक्निक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा रहता है नेटवर्क बेस्ड मालवेयर फॉरेंसिक्स की। तो नेटवर्क बेस्ड मालवेयर फॉरेंसिक्स क्या होते हैं? आइडेंटिफाइंग नेटवर्क इंडिकेटर ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन। पहले हमारा आ जाता है नेटवर्क ट्रैफिक पैटर्न, यानी अनयूजुअल आउटबाउंड ट्रैफिक। मालवेयर ऑफ्टन जनरेट अनएक्सपेक्टेड आउटबाउंड ट्रैफिक टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल सर्वर्स। मॉनिटरिंग फॉर अनयूजुअल स्पाइक्स इन डेटा ट्रांसमिशन कैन इंडिकेट इन्फेक्शन। मालवेयर ट्रैफिक को यानी आप जो का आपका जो बेसिकली ट्रैफिक होता है, जनरल ट्रैफिक होता है, उसको आप जब एनालाइज करते हो, तो एक जब मालवेयर होता है तो कहीं ना कहीं एक ही आईपी का कंटिन्यूसली हिट करता है, तो आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो। फोरेंसिक टेक्निक यूटिलाइज नेटवर्क एनआईडीएस टू कैप्चर एंड एनालाइज ट्रैफिक पैटर्न्स ओवर टाइम। लुक फॉर कनेक्शन टू नोन मेलिशियस आईपी एड्रेस। आप एनआईडीएस को देख सकते हो कि उसने क्या क्या डिटेक्ट किया है, या आप आईपीएस को देख सकते हो, फायरवॉल्स के लॉग्स चेक कर सकते हो। एनोमलियस प्रोटोकॉल यूजेस। मालवेयर में एक्सप्लॉइट कॉमन प्रोटोकॉल। मालवेयर जो होते हैं वो बेसिकली कॉमन प्रोटोकॉल को एक्सप्लॉइट करते हैं, एचटीटीपी हो गया या डीएनएस हो गया, या और भी खूब सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उनको जो है एक्सप्लॉइट करता है। फॉर एग्जांपल ए हाई वॉल्यूम ऑफ डीएनएस क्वेरी और एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैन सजेस्ट मालवेयर एक्टिविटी। कोई भी ज़्यादा वॉल्यूम में डीएनएस क्वेरी आ रही है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक मालवेयर को इंडिकेट करती है, मालवेयर की एक्टिविटी को इंडिकेट करती है। फॉरेंसिक टेक्निक क्या हो जाती है? सेटअप अलर्ट फॉर एबनॉर्मल प्रोटोकॉल यूजेस। एनालाइजिंग प्रोटोकॉल हेडर्स कैन आइडेंटिफाई पेलोड्स टिपिकली ऑफ मालवेयर। तो आप हेडर्स को एनालाइज करके पता कर सकते हो कि मालवेयर एक्टिविटी है या नहीं। अब नेटवर्क लॉक्स एंड अलर्ट। फायरवॉल्स के लॉक देखिए, प्रॉक्सी लॉक्स देखिए। फॉरेंसिक टेक्निक सर्च फॉर कनेक्शन टू अनकॉमन पोर्ट्स और डोमेन एंड लुक्स फॉर रिपीटेड एक्सेस अटेम्प्ट टू सस्पिशियस साइट। ये एक फॉरेंसिक टेक्निक हो गई। अ, फिर हमारा आ जाता है सिम, यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसमें आपको बता ही दिया था सिम कैसे वर्क करता है। आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं अलर्ट्स बनाने के लिए। किस टाइप से आपको रूल क्रिएट करने हैं, क्या पास्ट के क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज रहे, उनको देखते हुए आप रूल्स बना सकते हैं। फिर DNS analysis. Malware often use DNS tunneling to communicate with C2 server, command and control server. Investigator can look for abnormal DNS query और unusual DNS resolutions. आप अगर एक इन्वेस्टिगेटर हो, आप तो आप एक एबनॉर्मल DNS क्वेरीज को देखिए, कुछ ना कुछ अलग ही दिखेगा एक जनरल क्वेरी और एबनॉर्मल DNS क्वेरी में। आप रिजोल्यूशंस देख सकते हैं। फॉरेंसिक टेक्निक क्या होगी? मॉनिटर डीएनएस ट्रैफिक फॉर एनोमलीज सच एज हाई फ्रीक्वेंसी क्वेरी फॉर ए सिंगल डोमेन और ए लॉन्ग सब डोमेन चेन्स। आप एनोमलीज मॉनिटर कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी क्वेरीज जो एक ही आईपी से या एक ही आईडी से सेम रिक्वेस्ट आ रही है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। वो क्वेरीज देख सकते हैं, सेम टाइप की क्वेरीज बार बार जनरेट हो रही है, तो एक इंडिकेटर होता है। फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं सी टू प्रोटोकॉल्स की अंडरस्टैंडिंग। सी टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैन हेल्प आइडेंटिफाई कमांड स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। अब इसमें फोरेंसिक टेक्निक क्या हो गई? If possible, capture and analyze the C2 traffic to reverse engineering the communication methods and identify commands sent to infected machine। तो हमारी जो मशीन होती है वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज में काम करती है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग वहीं पे यूज़ होती है जब मशीन जो होती है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज ही समझती है। तो आप जब रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे उसमें कुछ ना कुछ तो आपको C2 फ्रेमवर्क्स मिल ही सकती है। कोई मालवेयर होगा तो ऑफकोर्स मशीन से तो कम्युनिकेट करेगा ही। तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो प्रोटोकॉल्स की। फिर बॉटनेट डिटेक्शन एंड ट्रैफिक एनालिसिस की बात करूं मैं। नेचर ऑफ बॉटनेट, ए बॉटनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस कंट्रोल बाय एन अटैकर। जो खूब सारे कॉम्प्रोमाइज डिवाइस होते हैं वो सारे बॉटनेट्स, उनको हम बॉटनेट्स बोलते हैं। बॉटनेट्स आर ऑफ्टन यूज फॉर डीडोस अटैक एंड स्पैमिंग और डेटा थ्रेफ्ट्स। डीडोस अटैक के लिए यूज होता है, स्पैमिंग के लिए यूज होता है, डेटा थ्रेफ्ट्स के लिए यूज होता है बॉट्स। इंडिकेटर ऑफ बॉटनेट एक्टिविटी, हाई लेवल ऑफ आउटबाउंड ट्रैफिक, कोई हाई लेवल का आउटबाउंड ट्रैफिक आ रहा है, कोई हाई लेवल का आउटबाउंड ट्रैफिक आ रहा है तो आप उसको देख के भी पता लगा सकते हो कि इंडिकेटर है। तो बेसिकली आउटबाउंड ट्रैफिक क्या हो जाता है कि द फ्लो ऑफ विजिटर फ्रॉम योर वेबसाइट टू अदर एक्सटर्नल साइट्स। जो फ्लो होता है विजिटर्स का आपकी वेबसाइट पे और अदर वेबसाइट पे, उसको हम आउटबाउंड ट्रैफिक बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक टेक्निक फॉर डिटेक्शन।
Analyzing network flow by examining flow data like net flow का यूज करके forensic analyst can detect pattern typically of botnets activity such as numerous connection to the same external IP। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सेम आईपी से बार बार कुछ चीज़ें हिट हो रही है, तो एक इंडिकेटर है कि आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या कुछ ना कुछ इंस्टॉल हुआ है अननोनली। Forensic technique क्या हो जाती है, stabilize a baseline for normal network traffic and monitor for diversions and indicating potential botnet communication। जब कोई botnet अटैक होगा तो ऑफ कोर्स आपके ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा, तो आप बेसलाइन बना दीजिए नेटवर्क की। फिर बिहेवियरल एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाई डिवाइस एग्जिबिटिंग साइंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ बॉटनेट such as increasing CPU uses, excessive outbound traffic और connection to known malicious IP address। CPU का अनयूज हो रहा है, लाइक CPU जो आपका नॉर्मल वर्क कर रहा है वो अगर उसका आप बिहेवियर देखोगे कई बार मालवेयर इंस्टॉल होने के बाद, तो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा लेवल में यूज़ होगा आपका सीपीयू। फॉरेंसिक टेक्निक क्या हो जाती है यहाँ पे, यूज एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स एडीआर टूल्स टू मॉनिटर एंड एनालाइज डिवाइस बिहेवियर फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। थ्रेट इंटेलिजेंट फिट्स को देखिए, यूटिलाइज थ्रेट इंटेलिजेंट टू स्टे अपडेट ऑन नॉन बॉट्स एंड एसोसिएट इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज। Forensic technique cross-reference internal traffic logs against threat intelligence feed to identify potential botnet activity। आप थ्रेट इंटेलिजेंस के लॉग्स को और क्या बोलते हैं इंटरनल लॉग्स को क्रॉस चेक कीजिए। Monitoring authentication logs. Review logs for unusual login attempts or access from unfamiliar device or locations. This can indicate lateral movement। lateral movement इंडिकेट करता है, अगर आप जब लॉग्स को देखते हो अनयूजुअल लॉगिन अटैम्प्ट्स आए हुए, बार बार एक जना है कोई बार बार लॉगिन अटैम्प्ट कर रहा है डिवाइस के साथ अनफेमिलियर नहीं है, तो एक केस इंडिकेटर हो गया यहाँ पे। फॉरेंसिक टेक्निक एनालाइज विंडोज इवेंट लॉग को आप एनालाइज कीजिए। Linux authentication logs for pattern indicative of unauthorized access। फिर आप एग्जामिन नेटवर्क सेगमेंट, जो नेटवर्क के सेगमेंट होते हैं जो मैंने बताया आपको कि पैकेट्स चंक्स में बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेट ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेटवर्क, अनयूजुअल ट्रैफिक पैटर्न बिटवीन सेगमेंट्स में सजेस्ट लेटरल मूवमेंट अटेम्प्ट्स। फिर forensic technique use network segments and monitoring tools to track cross segment communication and identify potential security breaches। फिर हम बात करते हैं यूटिलाइजिंग बिहेवियरल एनालिटिक्स की। एम्प्लॉय यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स यूईबीए टू स्टेबलाइज बेसलाइन फॉर ए नॉर्मल यूजर बिहेवियर एंड डिटेक्ट एनोमलीज दैट में इंडिकेट लेटरल मूवमेंट। फिर फॉरेंसिक टेक्निक क्या हो जाती है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज़र की एक्टिविटी देखने के लिए। फ्लैग डाइवेशन फ्रॉम स्टेबलाइज पैटर्न, जो ट्रैफिक डाइवेशन ले रहा है उसको फ्लैग करके रखिए। एंड पॉइंट मॉनिटरिंग कीजिए, यूज एंड पॉइंट डिटेक्शन टूल टू मॉनिटर फॉर प्रोसेस दैट इंडिकेट लेटरल मूवमेंट। Forensic technique capture and analyze system logs from endpoint for unauthorized process or unusual resources uses patterns। आप लॉग्स को कैप्चर कीजिए, आप ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे आप सिस्टम के सिस्टम लॉग्स आप सिस्टम लॉग देखिए, एंड पॉइंट के लॉग्स देखिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे लेटरल मूवमेंट बार बार, कि लेटरल मूवमेंट एक्चुअल में है क्या। लेटरल मूवमेंट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ए मेथड साइबर क्रिमिनल यूजेस टू एक्सप्लोर एन इन्फेक्टेड नेटवर्क। जो नेटवर्क इन्फेक्टेड है उसी को एक्सप्लोर करना, टू फाइंड वनरेबिलिटी एंड एक्सीलेट एक्सेस प्रिविलेज एंड रीच देयर अल्टीमेट टारगेट। यानी कोई नेटवर्क है जो पहले से ही एक्सप्लॉइट हुआ है उसी को और एक्सप्लोर करना, उसी को और इन्फेक्ट करना, उसी में कुछ ऐसी और वनरेबिलिटीज ढूंढना जिसकी जिसकी वजह से एक्सेस बना रहे, तो उसी को हम लेटरल मूवमेंट बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। फिर नेटवर्क आर्टिफैक्ट्स एंड एविडेंस प्रिजर्वेशंस, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर नेटवर्क डेटा एक्विजिशन। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, इज इट क्रूशियल स्टेप इन नेटवर्क फॉरेंसिक एज इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम वेरियस नेटवर्क कंपोनेंट्स। राउटर हो गए, स्विच हो गए, फायरवॉल्स हो गए, सर्वर्स हो गए, आईडीएस हो गए, आईपीएस हो गए, एंड पॉइंट्स हो गए आपके, while maintaining the integrity of data।
ये सारी जो चीज़ें हैं डेटा एक्विजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हो गए, ठीक है ना। एज एविडेंस मेथड ऑफ डेटा एक्विजिशन, पैकेट कैप्चर कर लीजिए जो सबसे पहला स्टेप है। फिर फॉरेंसिक कंसिडरेशन, पैकेट कैप्चर ट्रैफिक शुड बी सेव इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यानी पीकैप फॉर्मेट में सेव होना चाहिए टू प्रिजर्व पैकेट डिटेल फॉर एनालिसिस। Collect logs from network devices like firewall, IDS, and server. Logs should be gathered systematically to avoid losing valuable evidence. Systematically logs gather होने चाहिए. Forensic considerations क्या implement centralized logging solutions, SIM होना चाहिए, यानी security जो मैंने आपको बताया security information event management to ensure that all logs are collected and time stamped consistently. सबके ऊपर time stamped होना चाहिए. सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए सिम के थ्रू प्रॉपर, वो फॉरेंसिक कंसिडरेशन माना जाएगा। फिर डेटा इंटीग्रिटी एंड वेरिफिकेशन, यूज़ क्रिप्टोग्राफी हैश SH256 सिक्योर चीज़ यूज़, सिक्योर एल्गोरिथम यूज़ कीजिए। इससे वल्नरेबल वाली आप चीज़ें यूज़ मत कीजिए। टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा, डेटा की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए आप हैश वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। जनरेट हैशेस फॉर बोथ ओरिजिनल डेटा एंड एक्वायर्ड डेटा टू कंफर्म दैट नो अल्टरेशन अकर ड्यूरिंग द एक्विजिशन प्रोसेस। दोनों का आपके पास हैश वैल्यू होना चाहिए, ओरिजिनल डेटा की और एक्वायर्ड डेटा की। अब फॉरेंसिक कंसिडरेशन की बात करूँ, डॉक्यूमेंट द हैशिंग प्रोसेस इन योर फॉरेंसिक नोट्स एज दिस इज क्रिटिकल फॉर स्टेबलाइजिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंस। फिर हम बात करते हैं चेन ऑफ कस्टडी इन नेटवर्क फॉरेंसिक्स, अंडरस्टैंडिंग चेन ऑफ कस्टडी। द चेन ऑफ कस्टडी रेफर्स टू द डॉक्यूमेंटेशन दैट ट्रैक्स द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ एविडेंस throughout an investigation. It is crucial for maintaining the legal integrity of the evidence. चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर फॉलो होना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट होना चीज़ का ज़रूरी, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होनी ज़रूरी है ताकि उसको ट्रैक किया जाए वो कैसे हैंडल हुई थी, कोई इंटीग्रिटी चेंज तो नहीं हुई है उसमें। स्टेबलाइज चेन ऑफ कस्टडी, इसका प्रोसेस क्या है, पहले तो डॉक्यूमेंटेशन, फिर एविडेंस पैकेजिंग, फिर हमारा आ जाता है लीगल implications. द चेन ऑफ कस्टडी इज क्रिटिकल इन लीगल प्रोसीडिंग. ए ब्रेक इन द चेन कैन लीड टू द एविडेंस बीइंग डीम्ड एंड इनएडमिसिबल इन कोर्ट। तो अगर थोड़ा सा भी अगर शक हो जाता है कि ये एविडेंस के साथ टैम्पर्ड हुआ है तो कोर्ट में वैल्यू नहीं होती उसकी। तो जो एविडेंस होता है उसको एक सही जगह पे रखना, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी हैश वैल्यू चेक करना जब एक्वायर हो जाए, एक्वायर होने दोनों डेटा की, तो ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए अगर एज अ फॉरेंसिक एनालिस्ट हो। फिर बात करते हैं हम नेटवर्क पैकेट एंड लॉग स्टोरेज फॉर फॉरेंसिक यूज। डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ नेटवर्क पैकेट्स एंड लॉग्स इज एसेंशियल फॉर ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड पोटेंशियल फ्यूचर लीगल प्रोसीडिंग। एक स्टोरेज होना चाहिए, अच्छा इंक्रिप्टेड स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लॉग्स स्टोर किया जाए, उनको मैनिपुलेट ना किया जाए। स्टोरेज सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है, डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए यूटिलाइज मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन, ऑन साइट स्टोर कर सकते हो या आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हो ताकि डेटा लॉस ना हो। बैकअप डेटा रेगुलरली टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ करप्शन और हार्डवेयर फेलियर, ठीक है। अब फॉरेंसिक कंसिडरेशन क्या, इंश्योर दैट ऑल बैकअप्स आर आल्सो वेरीफाई यूजिंग क्रिप्टोग्राफी हैशेस। तो फॉरेंसिक कंसिडरेशन ये होता है कि जितना भी बैकअप है वो क्रिप्टोग्राफी हैशेस से वेरीफाई किया जाना चाहिए। तो फॉरेंसिक कंसिडरेशन में आप मान लीजिए कोई डेटा है, अगर उसकी आप इंटीग्रिटी चेक करना चाहते हो, आपके पास पहले के डेटा की इंटीग्रिटी हैश वैल्यू है और अभी का जो डेटा है उसकी हैश वैल्यू है, तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें क्या चेंज हुआ है। तो उससे पता चल जाता है कि डेटा में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ ही हुआ है। Retention policies, develop and implement data retention policy that compile with legal requirement and organizational need. Policies should be specify how long different types of data will be stored. तो रिटेंशन पॉलिसी एक्चुअल में है क्या? तो रिटेंशन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा फंडा है, बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि रिटेंशन पॉलिसी है क्या। मैं इसको थोड़ा सा लंबा नहीं लेके जाऊँगा, नहीं तो ये बहुत ही थोड़ा वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअल में लंबा हो जाएगा। तो बेसिकली रिटेंशन पॉलिसी इज ए पॉलिसी डेट स्पेसिफाई व्हाट डेटा शुड बी स्टोर, आपका कौन सा डेटा स्टोर होगा और डेटा कहाँ स्टोर होगा।
सॉरी, डेटा कहाँ पे स्टोर होगा और कितने टाइम तक स्टोर होगा, ये तीन चीज़ आपको पता होना, ये बेसिकली रिटेंशन पॉलिसी का फंडा है। क्या डेटा स्टोर होगा, फिर कहाँ डेटा स्टोर होगा, और कितने टाइम तक वो डेटा वहाँ स्टोर होना चाहिए, ये रिटेंशन पॉलिसी बोलती है। तो फॉरेंसिक कंसिडरेशन क्या, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट रिटेंशन पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज। Access control and securities, implement strict access control, limit who can view or modify store evidence। एक्सेस कंट्रोल आपका लिमिटेड होना चाहिए, हर किसी के पास नहीं होना चाहिए कि हर कोई एविडेंस रूम में जा रहा है और वहाँ पे कुछ भी करके आ रहा है। तो एक ऑथराइज पर्सन के पास होना चाहिए जहाँ पे आपका एविडेंस पड़ा है, जहाँ भी जरूरी नहीं एविडेंस रूम, जहाँ पे आपका एविडेंस पड़ा है वहाँ पे एक ऑथराइज पर्सन को ही एक्सेस होना चाहिए। फॉरेंसिक कंसिडरेशन की बात करूँ, लॉग ऑल एक्सेस टू फॉरेंसिक एविडेंस टू मेंटेन एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ हु इंटरेक्ट विद द डेटा एंड व्हेन। ठीक है ना, ये रिटेंशन पॉलिसी बोलती है कि डेटा के साथ कब और कौन कैसे इंटरेक्ट हुआ है और कितने टाइम के लिए इंटरेक्ट हुआ है। Time synchronization and data integrity in network evidence. Importance of time synchronization. Accurate time stamps are vital in network forensics. Accurate time होना जरूरी है किसी भी logs का, server का या evidence का, as they help correlate events and establish timeline for incidents। एक incident की timeline बनाने में help करते हैं। Discrepancies in times can lead to confusion or misinterpretation of evidence। तो ये सारी चीज़ होती है जब टाइम सिंक्रोनाइजेशन की इम्पोर्टेंस आ जाती है, कि टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूजन ना होता, कि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। पिलाना इतना सीरियस पड़ेगा तो इसके लिए माल भी तो चाहिए। चल चल, माल पीने चल, लेके आते हैं। एनटीपी सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक्स। पढ़ाई कर रहा हूँ। कैसे कैसे ये हो गया, देख बता। फिर हम बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स क्या हो जाती है, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। इम्प्लीमेंट एनटीपी टू सिंक्रोनाइज क्लॉक्स क्रॉस ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क, दिस इंश्योर दैट टाइम स्टैम्प्स ऑन लॉग्स पैकेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स आर कंसिस्टेंट। आप एनटीपी चेक कीजिए, एनटीपी यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेटिक क्लॉक्स जो होती है उसके साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है। क्लॉक जितने भी डिवाइसेज हैं नेटवर्क, उनके सारे सबके साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि इंश्योर दैट टाइम स्टैम्प्स ऑन लॉग पैकेट एंड अदर आर्टिफैक्ट कंसिस्टेंट। तो जो भी आपके टाइम स्टैम्प्स है, लॉग्स है, पैकेट्स है, अदर आर्टिफैक्ट्स है, वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में रहे, उनकी इंटीग्रिटी ना टूटे। ये आप एनटीपी आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है। फॉरेंसिक कंसिडरेशन क्या हो गया, डॉक्यूमेंट द एनटीपी सर्वर यूज्ड एंड द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू मेंटेन ए क्लियर रिकॉर्ड ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रैक्टिस। आप जब एनटीपी डॉक्यूमेंट द एनटीपी सर्वर, आप डॉक्यूमेंट कर लो एनटीपी सर्वर को, और यूज एंड द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू मेंटेन ए क्लियर रिकॉर्ड ऑफ टाइम। बोल। મારે કને પૈસા नहीं है बार, सैलरी नहीं है, सैलरी आई ना करूँ, कुछ भी नहीं है खाता में, 400 रुपया पड़े हमारे कने, 400 रुपया पड़े हमारे खाता में सिर्फ। फिर हम बात करते हैं मैनुअल टाइम एडजस्टमेंट की। इन केस वेयर द एनटीपी इज अनअवेलेबल, इंश्योर दैट मैनुअल एडजस्टमेंट आर डॉक्यूमेंटेड meticulously including the reason of for the adjustment and the method used to verify accuracy। तो मैनुअल टाइम एडजस्टमेंट भी होना जरूरी है, अगर ऑटोमेटिक टाइम एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली कर सकते हो उसको।
उसको इंक्लूड करके कि रीज़न फॉर द एडजस्टमेंट एंड द मेथड यूज टू वेरीफाई एक्यूरेसी, कौन सा मेथड यूज़ करो और उसकी वेरीफाई आप एक्यूरेसी कैसे वेरीफाई करोगे, वो डिपेंड करता है एज ए फॉरेंसिक एनालिस्ट के ऊपर। फॉरेंसिक कंसिडरेशंस क्या हो गए, यूज ट्रस्टेड टाइम सोर्स का आप यूज़ कीजिए, ऑटोमेटिक क्लॉक्स का आप यूज़ कीजिए टू वैलिडेट मैनुअल एडजस्टमेंट एंड लॉग द प्रोसेस। फिर डेटा इंटीग्रिटी मेजर्स की बात करूँ यहाँ पे, इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ टाइम स्टैम्प्स बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक टू प्रिवेंटिंग टेम्परिंग। तो यहाँ पे आप क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो टेम्परिंग को प्रिवेंट करने के लिए। दिस इंक्लूड साइनिंग द लॉक और पैकेट्स टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। ओके। फिर फॉरेंसिक कंसिडरेशंस की मैं बात करूँ यहाँ पे, जनरेट ए हैश फॉर लॉग्स दैट इंक्लूड टाइम स्टैम्प्स। आप उनका हैश लॉग्स हैश जनरेट कर लीजिए टाइम स्टैम्प्स का, एज दिस कैन हेल्प कंफर्म द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ड्यूरिंग एनालिसिस। जब आप एनालिसिस करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एविडेंस की इंटीग्रिटी मेंटेन रही है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज हमने बहुत कुछ जाना नेटवर्क फॉरेंसिक्स के बारे में, नेटवर्क फॉरेंसिक्स हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा और काफ़ी चीज़ें आज हमने सीखी। अगर कुछ बाकी रह गया या मैं कुछ सही से नहीं बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरे को और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में। तो मैं आप वो फीडबैक लेके वो फीडबैक पे ज़रूर काम करूँगा और वो चीज़ें सारी इंप्रूव करूँगा। माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने सही कर दी है। माइक की वो अब आपको वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से आ रही होगी वीडियो की। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।